वेलकम क्लास केंद्रित के इस ऑनलाइन पोर्टल पे मैं रत्नेश आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड। बहुत सारे बच्चों को अक्सर ये तकलीफ़ होती है, प्रॉब्लम होता है, लैटिट्यूड को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है उनका क्लियर नहीं होता है। 9th क्लास में आप क्लाइमेट चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं? जैसे क्लाइमेट कंट्रोल आप पढ़ते हैं तो क्लाइमेट कंट्रोल में आपको एयर प्रेशर पढ़ना पड़ता है, एयर सर्कुलेशन पढ़ना होता है और हीट जोन पढ़ना होता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, फोटो पीरियड पढ़ना होता है। तो 9th में जो क्लाइमेट चैप्टर है या आगे ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी का जो भी चैप्टर है उसे अगर बेहतर तरीके से पढ़ना है तो हीट बेल्ट को पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पढ़ना होगा। तो आज का जो क्लास है वो एक बेसिक क्लास होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग लैटिट्यूड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अर्थ का जो शेप है वो जियोइड क्यों लिया गया है इस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगले क्लासेस में हम लॉन्गिट्यूड को और डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी बात करेंगे। तो इस तरीके से आज का ये सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और जुड़ें और इस चीज़ को समझें, क्योंकि 9th का जो क्लाइमेट चैप्टर है या बाकी और भी चैप्टर्स हैं उसके लिए बेसिक है। 6 में आपने सतही तौर पे पढ़ा होगा और समझा होगा, लेकिन 9th आते आते बच्चे भूल जाते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग जो ज्योग्राफी का जो बेसिक चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लें ताकि आगे जो फर्दर स्टडीज़ हैं, आगे हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे उसमें कोई तकलीफ़ नहीं हो। जो मिनिमम लर्निंग लेवल है, MLM है, उसको बेहतर तरीके से हमारा पहले से ही पूरा रहे। इसके लिए आज का चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्थ के शेप की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ का शेप क्या है तो आप क्या कहोगे? स्पेरिकल कहोगे? क्या स्पेरिकल आंसर सही है? ऑफ कोर्स इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट ट्रू। अर्थ का जो शेप है वो स्पेरिकल नहीं है। अर्थ का शेप क्या है भाई? तो अर्थ के शेप को हम लोग जियोइड कहते हैं। जियोइड क्या है? तो जियोइड के डेफिनेशन को अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाई अर्थ शेप इज कंसीडर्ड जियोइड। अर्थ के शेप को हम लोग जियोइड कंसीडर क्यों करते हैं? तो देखिए, द अर्थ इज कंसीडर्ड अ जियोइड बिकॉज इट इज रियल शेप इज नॉट परफेक्ट स्फीयर और इवन परफेक्ट फ्लैटेंड स्फीयर, इट इज स्लाइटली इरेग्युलर। जो अर्थ का शेप है हम लोग मान के चलते हैं कि इस तरीके से सर्कुलर है। प्रॉपर सर्कल तो बन नहीं पाता, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लो आप लोग, है ना। ये सर्कुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ का सरफेस जो है इरेग्युलर है ना, इस तरीके से है। तो इरेग्युलर सरफेस के कारण इसको हम लोग जियोइड कहते हैं। जियोइड का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोइड, है ना। अ जियोइड इज एन इमेजिनरी शेप ऑफ द अर्थ दैट रिप्रेजेंट्स मीन सी लेवल अक्रॉस द इंटायर प्लैनेट, ठीक है, इवन अंडर कॉन्टिनेंट्स। अ सरफेस वेयर ग्रेविटी इज इक्वल एवरीवेयर। ग्रेविटी इज नॉट इक्वल, यहाँ एक एरर है। अ सरफेस वेयर ग्रेविटी इज नॉट इक्वल एवरीवेयर, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जियोइड क्यों लेते हैं, अर्थ के शेप को जियोइड क्यों लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इरेग्युलर सरफेस को हम लोग, ये है। अब देखिए अर्थ पे क्या है कि सी भी है, प्लेन भी है, और सी लेवल जो होता है, सबसे जो मीन सी लेवल है वो सबसे जो सतही सतह है वो आपका। तो जैसे कहने का मतलब है कि हमारा जो, अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो ये परफेक्ट स्फीयर तो है नहीं, कहीं पहाड़ वगैरह है, कहीं सी लेवल है, कहीं प्लेट्यूज है, तो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। तो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है तो आप परफेक्ट स्फीयर के रूप में अर्थ को कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे मान लो कि ये अर्थ का सतह है तो हम इन लोग का इसका एक एवरेज निकाल लेते हैं, जैसे सतह ये जियोइड बना देते हैं एवरेज, और इसी को हम लोग जियोइड कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से कहेंगे कि अ जियोइड इज एन इमेजिनरी शेप। जियोइड कोई परफेक्ट शेप नहीं है। ऐसा नहीं कि जो स्पेस स्टेशन से कोई पिक्चर ले लिया और उसको बता दिया कि यही जो है अर्थ का शेप है।
नहीं, ये जियोइड जो है इमेजिनरी शेप, हमेशा याद रखिएगा कि अर्थ का शेप जियोइड तो है। जियोइड क्यों है? क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है वो इरेग्युलर है। इरेग्युलर क्यों है? फिजिकल फीचर्स आपने पढ़ा है कि कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं सी लेवल है। तो इसके कारण इरेग्युलर सरफेस के कारण हमने एक कॉमन सर्कल बना लिया है, और वैसा सर्कल जो कि इरेग्युलर है, परफेक्ट सर्कल नहीं है, और इसी सर्कल को हम लोग जियोइड कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये ही आपका, ये जो शेप आप देख सकते हैं इसी को हम लोग जियोइड कहते हैं। इस जियोइड का मीनिंग क्या होता है? अर्थ लाइक सरफेस, अर्थ लाइक सरफेस, मतलब पृथ्वी का आकार क्या है? पृथ्वी जैसा, अर्थ लाइक सरफेस को ये जो है जियोइड है। अब देखिए कि क्या ये आपको परफेक्ट सर्कल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं माउंटेन्स होंगे, कहीं प्लेट्यूज होंगे। अब आप देखिएगा इसको, इस कॉन्सेप्ट को यहां समझिएगा आप लोग। देखिए ये ग्लोबल मीन सी लेवल है, ये ग्लोबल मीन सी लेवल है, और ये आपका जो है, ये जो है ये आपका जियोइड है, इमेजिनरी लाइन है, और ये जो है आपका, ये देखिए पहाड़ वगैरह है। ठीक है, तो ये तो अर्थ का सरफेस है, माउंटेन भी अर्थ का सरफेस है। तो क्या अब हम लोग अर्थ के शेप को कैसे लेंगे? तो एवरेज निकालते हैं। जैसे मीन सी लेवल क्या है? कॉन्टिनेंट के नीचे नीचे जाता है, और फिर आपका क्या है? पहाड़ है। तो इन दोनों का हम लोग एवरेज लेते हैं, और दोनों के एवरेज लेने के बाद जो शेप बनता है उसको हम लोग जियोइड कहते हैं। मैंने पिछले स्लाइड में हम लोगों ने बात किया है ना कि अ जियोइड इज एन इमेजिनरी शेप ऑफ द अर्थ दैट रिप्रेजेंट्स मीन सी लेवल अक्रॉस द इंटायर प्लेनेट, है ना। ये जियोइड क्या है कि इमेजिनरी शेप है अर्थ का, जो क्या शो करता है? मीन सी लेवल को कर, पूरे प्लेनेट, इंटायर प्लेनेट पे जो मीन सी लेवल है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां देखेंगे आप लोग, यहां हम लोग मीन सी लेवल पे हम लोगों ने चर्चा किया है। देखिए ये जो है ये आपका जियोइड शेप है, यही वाला जो मैं कह रहा था, ये आपका जियोइड शेप है। ये पूरे कॉन्टिनेंटल अर्थ के पूरे कॉन्टिनेंटल या ओसेनिक पार्ट का जो है, ये एक तरीके से मीन सी लेवल को मान लिया गया है, एक तरीके से परफेक्ट सर्कल बनाने की कोशिश की गई है। किसको लेकर के? तो ग्लोबल मीन सी लेवल को, और उसके बाद जो ये आपका एलिप्सोइड हाइट जो है ना, यहाँ से जो हाइट होता है सी लेवल से, जैसे मान लो कि सी लेवल के ऊपर पहाड़ जितना ऊंचा है, तो ये ऊंचा है भाई, और ये आपका मीन सी लेवल है। तो दोनों के एवरेज को हम लोग अर्थ का शेप मानेंगे, क्योंकि कहीं तो ये नीचे भी है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, वाई नॉट अ परफेक्ट स्फीयर? अर्थ का जो सरफेस है वो ऊबर खाबर है, ये परफेक्ट स्फीयर क्यों नहीं है ना? ये परफेक्ट स्फीयर क्यों नहीं है? क्यों एक परफेक्ट गोलार क्यों नहीं है? तो इसके पीछे कारण है। सबसे पहला कारण है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है कि ऊपर से जो अर्थ का शेप है वो टैपर्ड हो गया है, और इक्वेटर पे वो क्या होता है? फैल रहा है ना। अर्थ जो रोटेट करता है, इसके कारण इसमें यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग हिंदी में केंद्रापसारित बल कहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि ये इक्वेटर पे फैलता है और ऊपर से थोड़ा सा चपटा हो जाता है। तो यही जो है अनइवन सर्फेस, इसके अनइवन सरफेस का सबसे बड़ा रीजन जो है यही है। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ bulges at the equator and flattens the poles. This already makes an oblate spheroid, not a sphere. तो अर्थ के रोटेशन के कारण, माने अर्थ के जियोइड शेप का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे पहला आंसर ये है कि अर्थ के रोटेशन के कारण जो है, जो आपका पोलर एरिया है वो थोड़ा सा टैपर्ड हो जाता है, और जो इक्वेटर है वो थोड़ा सा स्प्रेड बाहर की तरफ फैल जाता है, जिसके कारण ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाता, सॉरी परफेक्ट ये आपका सर्कल नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है,
मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है भाई? तो सब जगह जो है ग्रेविटी एक जैसी नहीं है। अर्थ के हर एक सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक जैसा नहीं है, और जो रॉक्स हैं उनकी डेंसिटी एक जैसी नहीं है। तो डेंसिटी एक जैसी नहीं होने के कारण और ग्रेविटेशनल पुल एक जैसे नहीं होने के कारण जो अर्थ का शेप है वो जियोइड है, ना कि परफेक्ट सर्कल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक और इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। रीज़न क्या है कि अनइवन के कारण क्या है? तो माउंटेन्स हैं, ओशन ट्रेंचेस हैं, डिफरेंट डेंसिटीज इनसाइड। जैसे अर्थ के अंदर जो है जो रॉक्स हैं उसकी डेंसिटी जो है अलग अलग है। जैसे मेंटल की डेंसिटी अलग है, कोर की डेंसिटी अलग है। दीज काउज स्लाइट बम्प्स एंड डिप्रेशंस इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटी वेरिएशन यानी आपके अर्थ के चारों ओर, है ना, चारों ओर ग्रेविटी वेरिएशन पाए जाते हैं, जिस ग्रेविटी वेरिएशन के कारण जो अर्थ का शेप है वो परफेक्ट सर्कल नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है भाई? ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे सिंपल तरीका यही है आपका याद रखने के लिए लोग करते हैं कि जो लाइन लेटा हुआ है लैटिट्यूड, ठीक है, और जो लाइन आपका खड़ा खड़ा है वो है लॉन्गिट्यूड। लेकिन ये तो बड़ा बेसिक सा है, चूंकि याद रखने के लिए, है ना, बच्चे या अक्सर भूल जाते हैं, तो याद रखने के लिए टीचर जो हैं उन्हें बता देते हैं कि अगर आप याद रखना चाहते हो तो जो लेटा हुआ लाइन है वो लैटिट्यूड और जो खड़ा हुआ लाइन है वो लॉन्गिट्यूड। लेकिन इसका डेफिनेशन, आइडियल डेफिनेशन क्या है भाई सब? तो आइडियल डेफिनेशन है कि लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या है? एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस कैसे है? ये आपका मान लो ग्लोब है, ठीक है, और ये आपका जो है 0 डिग्री इक्वेटर है, और ये है आपका प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये आपका यहाँ है नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। अब यहाँ जो है आगे चल करके ये आपका लैटिट्यूड एक आता है, ठीक है, जिसको हम लोग 23.5 कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हुआ, यहाँ से ये लैटिट्यूड क्या है? ये एंगुलर डिस्टेंस। कहाँ से? ये सेंटर ऑफ द इक्वेटर से एक एंगल बनाते हैं 23.5 पे। ठीक है, तो है ना, तो यहाँ एक 0 डिग्री, 1 डिग्री, इसी तरीके से 23 डिग्री, 66 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। तो ये सब क्या है? एंगुलर डिस्टेंस। लैटिट्यूड क्या है? एक बार फिर से एंगुलर डिस्टेंस कैसे है मैंने बताया, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं कि एंगुलर डिस्टेंस कैसे है भाई। तो ये 0 डिग्री ले लिए इक्वेटर, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब साढ़े 23 डिग्री को ले लो, तो साढ़े 23 डिग्री क्या है? ये इक्वेटर के मिड पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं तो एक क्या एंगल बनता है ना। तो साढ़े 23 डिग्री क्या है, या 1 डिग्री क्या है? तो 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक ये क्या है? एंगुलर डिस्टेंसेस है। ठीक है, कहां से है? इक्वेटर से मापा गया जो एंगुलर डिस्टेंस है उसी को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। फिर से एक डेफिनेशन को समझिएगा। लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, है ना, मेजर्ड इन डिग्री। ये क्या है? एंगुलर डिस्टेंस है। कहां से कहां तक? तो नॉर्थ और साउथ। ये जो है सिर्फ नॉर्थ में नहीं है, ये साउथ में भी एंगुलर डिस्टेंस है। तो इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ का जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, इट रेंजेस फ्रॉम 0 एट द इक्वेटर टू 90 नॉर्थ पोल। मतलब ये इसी तरीके से बढ़ता हुआ, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि ये यहां से आप मिड इक्वेटर से शुरू करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और इसी तरीके से ये 90 डिग्री हो जाता है। फिर इस तरीके से ये तो नॉर्थ का हुआ, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। उसी तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये नॉर्थ और साउथ का जो एंगुलर डिस्टेंस है, कहाँ से? मिड इक्वेटर से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। अब आप कहेंगे कि लैटिट्यूड तो पैरेलल होता है। जी हाँ, ठीक है, इसको भी समझिए।
अब क्या है, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ से एंगुलर डिस्टेंस लिया, ठीक है। अब यहाँ से एक पैरेलल लाइन लेंगे 23.5 डिग्री 23.5 से, तो ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बनेगा, समझ गए। तो हर एक डिग्री पे जो 1 डिग्री से 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का एंगुलर डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस कितना होता है, ये 90 और ये 90, 180, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट रन पैरेलल टू द इक्वेटर। लैटिट्यूड्स क्या है, और दूसरा, पहले तो जब भी आप लैटिट्यूड को लिखेंगे तो ये जरूर लिखेंगे कि लैटिट्यूड क्या है, कि एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है, और कहां से 0 डिग्री इक्वेटर से शुरू होता है और नॉर्थ की ओर 90 डिग्री जाता है और साउथ की ओर 90 डिग्री जाता है, और टोटल 180 है, ठीक है। इसमें भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इक्वेट। अब इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड कौन कौन से, तो सबसे पहला लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर है भाई सब। ये मैं बता दूं यहां बना करके, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड क्या है। सबसे पहले ये बीच में आपका 0 डिग्री आता है, इक्वेटर आता है जी। उसके बाद 23.5 नॉर्थ आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 66.5 नॉर्थ आता है, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री आता है, तो उसके बाद आपका आता है फिर 23.5 साउथ आता है। उसके बाद आता है 66.5 आता है साउथ, और उसके बाद आता है आपका अंटार्कटिक सर्कल। तो टोटल मतलब कितने नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, तो टोटल 5 कौन कौन से हैं, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर। ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये इक्वेटर जो है आपका लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा जो है लैटिट्यूड है। क्यों सबसे लंबा लैटिट्यूड है, देखिए आप देखेंगे ये 0 डिग्री को लेते हैं तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है कि नहीं करता है, लेकिन जैसे ही आप इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ेंगे ये लैटिट्यूड छोटा होता जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल छोटा होगा, ठीक है। अब तो सबसे लंबा कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सा होगा, 0 डिग्री होगा भाई साहब, ठीक है। अब देखिए, डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। कौन डिवाइड करता है, इक्वेटर डिवाइड करता है। चलिए इसको समझते हैं, चलिए अब देखिए यहां आइए, ये क्या है आपका स्फीयर है, मान लो ग्लोब है, ये इसके बीच बीच हम लोगों ने एक लकीर खींची, ये क्या है आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। इसने अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बांटा, नॉर्दर्न हाफ एंड साउदर्न हाफ। तो नॉर्दर्न हाफ को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके साउथ होगा जो होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये तो इक्वेटर है, प्राइम मेरिडियन जो है वो कितने भागों में बांटता है, तो ये भी 2 इक्वल हाफ में बांटता है। और ये क्या करता है, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है, ये जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या है कि द इक्वेटर इज लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है, देखिएगा ध्यान से, ये 0 डिग्री है और उसके ऊपर वाली जो लाइन है उसको हम लोग 23.5 से इंडिकेट करते हैं, जिसको 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ईस्ट में आप बिहार, झारखंड के लोहरदग्गा से, और सबसे ईस्ट में चले जाइए त्रिपुरा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर से होकर के गुजरती है, ठीक है। और एक रिवर है माही रिवर,
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट हॉटेस्ट रीजन। अब क्या है भाई, इसका फोटो पीरियड आप लोग जानते होंगे, इसका फोटो पीरियड सबसे ज्यादा होता है। किसका फोटो पीरियड सबसे ज्यादा होता है? इक्वेटर का। और एक फीचर है भाई कि फोटो पीरियड जो है वो सबसे ज्यादा होता है इक्वेटर का। ठीक है, ये आपका इक्वेटर ले लिए। अब देखिए क्यों ज्यादा होता है फोटो पीरियड। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। मतलब फोटो पीरियड का मतलब होता है कि अर्थ का कोई भी सरफेस जितनी देर सोलर रेडिएशन को रिसीव करता है उसको, उस एरिया का फोटो पीरियड कहते हैं। तो फोटो पीरियड जो होता है वो इक्वेटर का या ट्रॉपिकल एरिया का सबसे अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? तो ड्यू टू अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। क्या होता है कि आपका सन जो है जैसे सूरज जो है मूवमेंट नहीं करता है, लेकिन ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट आता है अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सूरज की स्थिति सालों भर इंटर ट्रॉपिक, दोनों ट्रॉपिक के बीच में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में, इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में सन की स्थितियां रहती हैं सालों भर। तो इसके कारण बाकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इधर नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ, ये जो है सन रे जो है, सोलर रेडिएशन है, वो स्लांटिंग पड़ती है। तो इसके कारण सबसे ज्यादा जो फोटो पीरियड होता है वो किसका फोटो पीरियड होता है? वो ट्रॉपिकल जोन का होता है। तो लगभग 12 आवर्स का फोटो पीरियड होता है। किसका? 12 आवर्स का फोटो पीरियड इक्वेटर जो सब ट्रॉपिकल जोन का नहीं होता है, ट्रॉपिकल जोन का होता है। उसके बाद जैसे जैसे नॉर्थ की ओर बढ़ते जाएंगे या साउथ की ओर बढ़ते जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे तो, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ की ओर बढ़ेंगे तो फोटो पीरियड कम होते जाता है, यानी टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। रीजन क्या है? कि सन की जो स्लैंटिंग रेज है वो उस पर पड़ती है। ठीक है, तो इसका फीचर क्या है भाई कि इक्वेटर जो है सबसे ज्यादा गर्म इलाका है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर दे, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। ये वाला हिस्सा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया ये वाला। इस रेड लाइन से देख लीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब जो है द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड हियर ऑन 21 जून, समर सॉलिस्टिक। 21 जून को सूरज जो है यहां ओवरहेड होता है। कहां ओवरहेड होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसके कारण जो हीट जोन है वो शिफ्ट हो जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो है वो फिक्स है, लेकिन हीट जोन जो होता है वो मूव करते रहता है। वो सन के नीचे नीचे, सन के पीछे पीछे जो है वो मूव करते रहता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो आपका हीट जोन है वो बदलता रहता है, जबकि इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कभी चेंज नहीं होता है। और इसको समझना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ये मानक रेखाएं हैं जो फिक्स्ड हैं, लेकिन जो हीट जोन है वो सोलर रेडिएशन पे, फोटो पीरियड पे डिपेंड करता है। तो सन की स्थितियां, सूरज की स्थितियां जैसे जैसे बदलेंगी वैसे वैसे हीट जोन भी सालों भर नॉर्थ या साउथ की ओर खिसकता रहेगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं हम लोग, लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका, ये सदर्न हेमिस्फीयर में आपका ये रहता है। चलिए इसको दिखा दूं मैं। ऐसे आप लोग तेज तरार बच्चे हैं, सबको पता होगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, उनको दिखा देना चाहता हूं।
इक्वेटर और इक्वेटर के पैरेलल दो लाइनें, ऊपर की लाइन आपकी टीसी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे की लाइन जो है ये भी टीसी है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, लेकिन ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये जो है 23.5 डिग्री साउथ है। ठीक है, याद रखने की बात है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड हियर ऑन 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को यहां जो है सूरज ओवरहेड होता है इस एरिया पे। ठीक है, यहां सन जो है ओवरहेड होता है कब? 22 दिसंबर को। इसको हम लोग क्या विंटर सोलिस्टिक बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? विंटर सोलिस्टिक कहलाता है। और 21 जून को जो सन है वो यहाँ ओवरहेड होता है। कहाँ होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसको हम लोग समर सोलिस्टिक कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग समर सोलिस्टिक कहते हैं। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 एंड साउथ ये हो गया। द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड हियर ऑन 22 दिसंबर, विंटर सोलिस्टिक मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल का क्या है? 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये जो है आपका, ये इक्वेटर के नॉर्थ की ओर, इक्वेटर के बाद तीसरी लाइन, ये देखिएगा, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो है आपका हो गया आर्कटिक सर्कल। ये दरअसल ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा दूं मैं। ठीक है, ये एक सर्कल के फॉर्म में होता है जिसको हम लोग आर्कटिक सर्कल कहते हैं। तो ये जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ आपका 90 डिग्री ये आपका नॉर्थ पोल है। तो उसी तरीके से यहाँ आपका हो गया कैप्रिकॉर्न, और ये जो हो गया 66.5 डिग्री साउथ, जो कि हम लोग अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो द साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ये अब यहां आते हैं, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। नॉर्थ पोल की बात हम लोग अभी बात कर रहे थे, अंटार्कटिक सर्कल की। तो मार्क्स द रीजन वेयर द लीस्ट वन डे हैज 24 आवर डार्कनेस, है ना। अब ये क्या है, एक आर्कटिक सर्कल में क्या होता है कि कोई एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का डे लाइट होता है, और उसी तरीके से इस रीजन में यानी अंटार्कटिक सर्कल में एक दिन का जो है 24 आवर का डार्कनेस होगा या डे लाइट होगा। ये दोनों पे 26.5 डिग्री पे, और यहाँ 66.5 डिग्री पे एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों पे एक दिन ऐसा होता है जो 24 आवर्स का डे लाइट होता है या 24 आवर्स का नाइट होता है। यानी आर्कटिक सर्कल पे या अंटार्कटिक सर्कल पे वर्ष में एक बार जो होता है वो 24 आवर्स का डे या नाइट होता है। ठीक है, अब ये क्या है भाई कि लोकेटेड नियर द साउथ पोल। ये आपका अंटार्कटिक सर्कल जो है साउथ पोल के नजदीक है और आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ पोल के नजदीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और अब बात करते हैं नॉर्थ पोल की। इसको फिर से मैं मिटा देता हूं ताकि कुछ और ड्रॉ कर सके पैटर्न को। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं नॉर्थ पोल की। देखो बच्चा, ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 90 डिग्री साउथ हो गया। ठीक है, अब क्या है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये साउथ पोल जो है नॉर्थ का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, एक्सट्रीमली कोल्ड, कवर्ड विथ आइस, यहाँ आइसबर्ग, ग्लेशियर्स होते हैं। और साउथ पोल क्या है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है। तो आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है। नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच जो है वो फ्रिज जोन होता है। फिर उसके बाद साउथ पोल
और अंटार्कटिक सर्कल के बीच फ्रिज जोन होता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जो पूरा का पूरा आइसबर्ग या आइस कैप से ढका हुआ ये एरिया होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हीट जोन की। ठीक है, अब हीट जोन जो है, ये कॉन्सेप्ट आपका लिखा हुआ है, उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा। मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, परफेक्ट सर्कल नहीं हुआ है, इसको मैं फिर से कोशिश करता हूँ परफेक्ट सर्कल्स बनाने की, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलिए, थोड़ा सर्कल तो हुआ। ये आपका इक्वेटर हुआ 0 डिग्री। ठीक है, और 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर क्या है भाई? तो ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके ऊपर क्या है? आर्कटिक सर्कल। ठीक है, इसके नीचे क्या है? अंटार्कटिक सर्कल। अब ये जो है, इसको समझ लीजिए आप, ये तो आपका 66.5 हो गया, ये 23 हो गया नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ, ये 23.5 साउथ, 66.5 साउथ, ये 90 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ। अब ये कौन कौन सा रीजन है भाई? तो ये आपका एफ जोन, फ्रिज जोन जो है, ठीक है, सालों भर बर्फ जमी रहती है। इसके ऊपर जो है आपका ये टेम्परेट जोन है, इसको सब ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। ये भी फ्रिज जोन है आपका, और ये भी आपका टेम्परेट जोन है। और आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, इसको हम लोग दो नामों से जानते हैं। एक तो आपका ट्रॉपिकल जोन, या इसको टॉरिड जोन भी कहते हैं। टॉरिड जोन भी कहते हैं। तो यही आपका इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। अच्छा, ये हीट बेल्ट, ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे और क्लियर करूंगा। अगले स्लाइड पे इसका पिक्चर मैंने बना के रखा है, लेकिन मैंने तो बता दिया आपको कि ये जो है टॉरिड जोन। पहले एरिया समझ लीजिए, आइदर साइड ऑफ इक्वेटर ट्रॉपिक जोन, उसके दोनों तरफ आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे जाएंगे टेम्परेट जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाएंगे टेम्परेट जोन। और आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच जो है फ्रिज जोन है। इसके साथ साथ अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में आपका फ्रिज जोन है। अब मैंने बताया था कि जैसे जैसे इक्वेटर से आप नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे, या इक्वेटर से आप साउथ की ओर बढ़ेंगे, यहां से मैं फिर एक छोटा सा सर्कल बना करके बता देता हूं कि जैसे जैसे इक्वेटर से आप पोल की ओर बढ़ेंगे, टेम्परेचर जो है डिक्रीज होगा। फिर जैसे जैसे चाहे इधर बढ़िए, चाहे नॉर्थ में बढ़िए या साउथ में बढ़िए, टेम्परेचर को डिक्रीज होना है ड्यू टू टेम्परेचर वेरियस टेम्परेचर जोन रिसीविंग वेरियस अमाउंट ऑफ हीट। ओके, अब हम लोग एक और ड्रॉ करते हैं। यहां दिखाऊंगा मैं कि अगर आप पोल से इक्वेटर की ओर बढ़ते हैं, चाहे नॉर्थ की तरफ और चाहे साउथ की तरफ, जैसे जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों होता है? यही खेल है, फोटो पीरियड का खेल है भाई, फोटो पीरियड का तमाशा है। ठीक है, कह रहे कि अभी कहां सा बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है टॉरिड जोन पड़ता है। सबसे ज्यादा हीट यही रिसीव करता है। टेम्परेट जोन जो होता है वो अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच, और आर्कटिक सर्कल, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बोला, इसको फिर से सुधार के बोलता हूं कि आपका जो ये आपका टेम्परेट जोन जो है वो सबसे पहले जो पाया जाता है, ऊपर की ओर आइएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आपका आर्कटिक सर्कल के बीच में पाया जाता है। और इसके बाद दूसरा टेम्परेट जोन जो है, साउथ टेम्परेट जोन कहां पाया जाता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में पाया जाता है।
ठीक है। तो आपका जो टेम्परेट जोन है वो दो है। कौन कौन सा है? नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको समझाऊंगा अगले स्लाइड में। ठीक है, तो आगे टेम्परेट जोन को के बारे में मैंने बताया। अब यहाँ का क्लाइमेट क्या है? चूंकि ये जो एरिया है टेम्परेट जोन है वो इक्वेटर से काफी दूर है और सन रेज जो है, फोटो पीरियड जो है वो स्लांटली पड़ता है। इसके कारण जो है इसका टेम्परेचर जो है वो इक्वेटर की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। जैसा मैंने बताया है कि इक्वेटर से जैसे पोल की ओर बढ़ेंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो इक्वेटर की अपेक्षा टेम्परेट जोन जो होता है वो लेस फोटो पीरियड होने के कारण थोड़ा सा कम गर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, और फ्रिज जोन में चूंकि मैंने बताया ना कि जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ेगा टेम्परेचर कम होता जाता है, तो ये आपका फ्रिज जोन है। तो सबसे अधिक स्लांटिंग रेज कहाँ पड़ेगा भाई? तो सबसे कम स्लांटिंग रेज जो है ये फ्रिज जोन में पड़ता है। यही कारण है कि यहाँ का फोटो पीरियड बहुत कम होता है, लगभग 8 to 7 आवर्स का डे लाइट आवर होता है, फोटो पीरियड होता है, जिसके चलते सबसे ठंडे क्षेत्रों में इसको गिना जाता है अपेक्षाकृत। एक्सट्रीम तो कोल्ड तो आपका पोलर रीजन पे पड़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि 1 डिग्री के बीच जो है वो कितना किलोमीटर होता है। जैसे मैं बात करता हूं कि चलो ये 1 डिग्री लैटिट्यूड है या 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं, या इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? 60 मिनट होता है। अर्थ का सरकमफेरेंस क्या है भाई? अर्थ का जो सरकमफेरेंस है वो कितना है? तो 4076। ठीक है, 40,076 किलोमीटर। तो अब क्या है, चलिए ये जो है आपका अर्थ का सरकमफेरेंस है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे कि एक लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितना है? यहाँ 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री और 1 डिग्री ये 1 डिग्री है, सॉरी ये ये 0 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है। तो 0 डिग्री और 1 डिग्री बीच के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको सरकमफेरेंस पता होना चाहिए। ये अर्थ का सरकमफेरेंस है 40,076 किलोमीटर, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 360 से। ठीक है, तो इसका आंसर आपको आएगा 111 किलोमीटर, 111 km। तो दो लैटिट्यूड के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री यानी 1 घंटा, जैसे एक यहां से यहां तक 1 घंटा 1 आवर कहेंगे, तो 1 आवर के बीच की दूरी कितनी होती है? ये 111 किलोमीटर। ऐसे ये टाइम का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये डिस्टेंस का होता है। ठीक है, अब बताते हैं कि 1 मिनट के इंटरवल की दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो 1 घंटे का अगर 111 है तो इसको डिवाइड कर देंगे 60 से। अच्छा, 360 से इसको डिवाइड क्यों किए? क्योंकि ये जो सर्कल होता है ना, ये लैटिट्यूड जो होता है, टोटल जो कोण बनते हैं, टोटल जो एंगल बनता है वो 360 एंगल बनता है। इसी के कारण सरकमफेरेंस को किससे डिवाइड करेंगे? 360 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 111 किलोमीटर आंसर आता है। ठीक है, अब कितने में 1 मिनट के बीच में है ना कितना ड्यूरेशन होता है भाई? तो 1 डिग्री के इंटरवल का डिस्टेंस क्या होता है? तो 111 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 18 किलोमीटर। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 सेकेंड का इसी तरीके से, तो 18 किलोमीटर यानी 1800 मीटर मान लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 30 मीटर। यानी 1 सेकेंड का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कितने का होता है? 1 सेकेंड का जो डिस्टेंस होता है वो कितने का होता है? 30 मीटर का होता है। मतलब 1 सेकेंड का जो ड्यूरेशन होता है वो 30 मीटर का होता है।
अगला हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए अब एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। 66.5 जो है नॉर्थ पोल, जिसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। और ये जो है आर्कटिक सर्कल है। उसके बाद इक्वेटर और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके नीचे अंटार्कटिक सर्कल, उसके नीचे 90 डिग्री साउथ पोल। अब इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं। मैंने बताया टोरिड जोन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है आपका टोरिड जोन है, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है आपका नीचे है उसके, ठीक है। ये टोरिड जोन है आपका, बहुत ज़्यादा गर्म इलाका होता है, बहुत ज़्यादा, ये सबसे गर्म हिस्सा होता है अर्थ का। और उसके बाद जो है मॉडरेट क्लाइमेट वाला एरिया आपका जो होता है, इसको हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ये रेड लाइन से जो आप देख रहे हैं, ये इसका फोटो पीरियड थोड़ा लेस होता है, तो लेस फोटो पीरियड के कारण जो ये वाला हिस्सा होता है ये थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर वाला होता है। उससे भी कम आगे बढ़िएगा अंटार्कटिक सर्कल में तो और टेम्परेचर जो है और नीचे चला जाता है, ठीक है। तो जैसे आप इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ेंगे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो फ्रिज जोन कहाँ पड़ता है भाई, तो बिटवीन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड पोल्स। आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल से लेकर पोल तक के बीच का जो एरिया है वो फ्रिज जोन होता है, ठीक है। और ये एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन होता है। इस बाकी जितनी चीज़ें हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के क्लासेस में हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पढ़ा। बच्चों आपको लैटिट्यूड से चीज़ों से लेकर लैटिट्यूड से लेकर लॉन्गिट्यूड तक, यानी जो भी ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके डाउट का पूरा आंसर दिया जाएगा। इस क्लास में अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो तो उसके बारे में भी आप प्रश्न करेंगे। आप जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में आकर कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी उससे रिलेटेड डाउट क्लासेस को हम लोग फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर से शेड्यूल करेंगे। और आपके जो ग्रे सेट्स होंगे, आपका जो कन्फ्यूज़न होगा, आपका जो डाउट होगा, उसको हम लोग क्लियर करने का काम करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।